बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉर्मन फेयरक्लो को, जो कि एक इम्पॉर्टेंट मॉडर्न क्रिटिक हैं और ब्रिटिश प्रोफेसर हैं लिंग्विस्टिक्स के। और इनका अक्सर लिंग्विस्टिक्स में लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस के बारे में और क्रिटिकल लैंग्वेज अवेयरनेस के बारे में, जो कि इनके बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। नॉर्मन फेयरक्लो is a British professor of linguistics and the English language। नॉर्मन फेयरक्लो 1941 में पैदा हुए थे और ये लिंग्विस्टिक्स के प्रोफेसर हैं बरतानिया में, और इंग्लिश लैंग्वेज के भी। फेयरक्लोज वर्क्स हैज़ बीन हाईली इन्फ्लुएंशियल इन द फील्ड ऑफ लैंग्वेज एंड पावर। नॉर्मन फेयरक्लो के जो वर्क्स हैं, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, क्रिटिकल लैंग्वेज अवेयरनेस और भी बहुत से वर्क्स हैं इनके, जो कि हाईली इन्फ्लुएंशियल हैं लैंग्वेज एंड पावर की फील्ड में, और उनको पायोनियर ऑफ क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस भी कहा जाता है। अब क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस क्या होता है? क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस इज अ मेथड यूज्ड टू एनालाइज द रोल ऑफ डिस्कोर्स प्लेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, आइडियोलॉजी एंड पावर। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस एक ऐसा मेथड होता है जिसको यूज़ किया जाता है ये चीज़ एनालाइज करने के लिए कि जो डिस्कोर्स है वो नॉलेज, आइडियोलॉजी और पावर की कंस्ट्रक्शन में कौन सा रोल प्ले करता है। नॉर्मन फेयरक्लो 3 अप्रैल 1941 में लैनकास्टर, यूनाइटेड किंगडम में पैदा हुए थे, और उनकी जो एजुकेशन है उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से BA MA किया। लैनकास्टर यूनिवर्सिटी से उन्होंने PhD किया। अब उनके मेजर वर्क्स देख लेते हैं, उनकी बुक्स देख लेते हैं। उन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी थी, जिनमें जो सबसे फेमस है वो है लैंग्वेज एंड पावर, क्रिटिकल लैंग्वेज अवेयरनेस यानी CLA, और CDA यानी क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, और पॉलिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। ये इनकी इम्पॉर्टेंट और मेजर बुक्स हैं। अब हम देखते हैं कि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, लैंग्वेज के रिलेटेड फेयरक्लो का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। फेयरक्लो का कहना था लैंग्वेज इज़ अ फॉर्म ऑफ सोशल प्रैक्टिस, कि लैंग्वेज जो है ये सोशल प्रैक्टिस की एक फॉर्म है, कि सोसाइटी में हम जो भी काम करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं, वो उसकी एक फॉर्म है। This means language is more than just vocabulary and grammar. It's a vital part of people's lives and is habitually performed by most members of society। कि लैंग्वेज जो है वो जस्ट वोकेबलरी और ग्रामर के ऊपर कंसिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंसानों की ज़िंदगी का, लोगों की ज़िंदगी में, जो कि जो लोग हैं वो इस पार्ट को प्ले करते हैं। मीन्स एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए उनको लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। तो ये लैंग्वेज जो है ये जस्ट वोकैबुलरी एंड ग्रामर के ऊपर कंसिस्ट नहीं करती, बल्कि ये एक मीडियम होता है कॉन्वर्सेशन का। नेक्स्ट है हम नॉर्मन फेयरक्लो की जो वर्क्स हैं, बुक्स हैं, उनके ऊपर इन्फ्लुएंस देखेंगे। बिकॉज ऑफ दिस बिलीफ फेयरक्लोज वर्क हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय लिंग्विस्टिक थ्योरी इंक्लूडिंग द वर्क्स ऑफ माइकल हैलिडे एंड सोशल थ्योरी इंक्लूडिंग द वर्क्स ऑफ माइकल फौकॉल्ट। जो नॉर्मन फेयरक्लो के जो वर्क्स हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, या इन्होंने जो भी काम किया है लिंग्विस्टिक्स और लैंग्वेज के फील्ड में, वो इन्फ्लुएंस हुआ है माइकल हैलिडे की लिंग्विस्टिक थ्योरी की वजह से, और सोशल थ्योरी जो कि माइकल फौकॉल्ट ने दी थी। इन दो, माइकल हैलिडे और माइकल फौकॉल्ट की सोशल और लिंग्विस्टिक थ्योरीज का नॉर्मन फेयरक्लो की वर्क्स और बुक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने वर्क्स लिखे। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर्मन फेयरक्लो की पावर थ्योरी। उन्होंने पावर थ्योरी भी दी थी। नॉर्मन इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज थ्योरीज ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज, पावर एंड सोसाइटी। नॉर्मन फेयरक्लो ने बहुत सी थ्योरीज दी थी जिसमें उन्होंने लैंग्वेज, पावर और सोसाइटी के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको शो किया था। अकॉर्डिंग टू फेयरक्लो, पावर जो है उसकी डेफिनेशन दी गई है कि पावर इन लैंग्वेज इज़ एक्सरसाइज्ड इन 2 वेज। नॉर्मन फेयरक्लो ने कहा था कि जो पावर है लैंग्वेज के अंदर, उसको 2 तरीके से हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। पावर इन डिस्कोर्स, पावर बिहाइंड डिस्कोर्स। सबसे पहले हम देखते हैं पावर इन डिस्कोर्स। पावर इन डिस्कोर्स रेफर्स टू पावर रिलेशंस दैट आर इनेक्टेड, परफॉर्म्ड और निगोशिएटेड इन डिस्कोर्स। कि जो पावर इन डिस्कोर्स है उसका मतलब है कि वो जो रिलेशंस हैं, पावर रिलेशंस हैं, जो कि इनेक्ट किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं और नेगोशिएट किए जाते हैं डिस्कोर्स के अंदर, उसको हम पावर इन डिस्कोर्स कहते हैं। और पावर बिहाइंड डिस्कोर्स पॉइंट्स टू द सोशल एंड आइडियोलॉजिकल सेटअप दैट शेप्स एंड इन्फ्लुएंस डिस्कोर्सेज। जो पावर बिहाइंड डिस्कोर्स होता है वो सोशल और आइडियोलॉजिकल जो सेटअप दिया गया होता है कि वो किस तरह से शेप करता है, किस तरह से वो मुतासिर करता है डिस्कोर्स को, ये इस चीज़ को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a teacher in a classroom has power in discourse because they control the conversation and subject matter। जो टीचर होता है क्लास में, वो
उसके पास पावर विद इन डिस्कोर्स होती है, क्योंकि वो क्लास के अंदर जो भी कॉन्वर्सेशन होती है, जो भी सब्जेक्ट मैटर होता है या जो भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, उसको कंट्रोल करता है। The broader educational system and societal norms and ideologies represent the power behind discourse, shaping how that conversation happens and what is deemed appropriate or relevant. और जो broader educational system होता है, societal norms होती हैं, ideologies होती हैं, वो power behind discourse को represent करती हैं, क्योंकि वो इस बात को सिग्निफाई करती हैं कि जो conversation है, जो क्लासरूम के अंदर जो conversation हो रही है, वो किस तरह से और कैसे happen हो रही है और किस तरह से इसको relevant बनाया जा सकता है। फेरक्लो ने लैंग्वेज एंड पावर का भी कॉन्सेप्ट दिया था और उनकी एक बुक भी है, लैंग्वेज एंड पावर। इन हिज बुक लैंग्वेज एंड पावर, जो कि 1989 में उन्होंने लिखी थी, फेरक्लो एक्सप्लोर्ड हाउ लैंग्वेज ओवरलैप्स विद सोशल स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर, कि जो लैंग्वेज है वो किस तरह से सोशल स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर के साथ इंटरेक्ट करती है, suggesting it can be used to create change and maintain power relations in today's society। और ये भी सजेस्ट करती है कि किस तरह से लैंग्वेज को यूज़ किया जा सकता है पैदा करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, चेंज करने के लिए और मेंटेन करने के लिए जो पावर रिलेशंस हैं आजकल की सोसाइटी में, उनको मेंटेन और चेंज और क्रिएट करने के लिए किस तरह से जो लैंग्वेज है वो अपना रोल प्ले कर सकती है। नेक्स्ट इनकी है डिस्कोर्स थ्योरी नॉर्मन फेरक्लो की, जो कि बेस्ड है माइकल फौकॉल्ट की डिस्कोर्स थ्योरी के ऊपर, which suggests that power is everywhere and is maintained and understood through accepted knowledge। माइकल फौकॉल्ट की जो डिस्कोर्स थ्योरी है वो ये कहती है कि पावर जो है वो हर जगह है और उसको मेंटेन और अंडरस्टैंड किया जा सकता है एक्सेप्टेड नॉलेज के साथ। फेरक्लो was interested in how language is used to create this knowledge and often used political speeches to highlight his theory। तो फेरक्लो भी इंटरेस्टेड थे कि किस तरह से लैंग्वेज जो है उसको यूज़ किया जा सकता है क्रिएट करने के लिए लैंग्वेज को, और उन्होंने पॉलिटिकल स्पीचेस भी दी थी अपनी थ्योरी को हाईलाइट करने के लिए। अब हम देखते हैं नॉर्मन फेरक्लो ने सिंथेटिक पर्सनलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो क्या है। Synthetic personalization is a term coined by Norman Fairclough that refers to the way in which advertising and other forms of mass communication use language to create a sense of personal connection or relationship with consumers despite being part of a mass audience। तो सिंथेटिक पर्सनलाइजेशन जो टर्म है वो नॉर्मन फेरक्लो ने यूज़ की थी, जिसमें वो ये कहते हैं कि जो एडवर्टाइजिंग कंपनीज़ होती हैं या जो दूसरे टाइप की मैस कम्युनिकेशन होती है, वो लैंग्वेज को यूज़ करते हैं सेंस ऑफ पर्सनल कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए और रिलेशनशिप को कंज्यूमर्स के साथ। हालांकि वो एक मैस ऑडियंस और एक बहुत बड़ी ऑडियंस का हिस्सा होते हैं, लेकिन अगर कोई भी एक फ़र्द उस ऐड को या उस एडवर्टाइजमेंट को देखता है तो उसके अंदर पर्सनल कनेक्शन और रिलेशनशिप जो है वो पैदा हो जाता है और उसको ये लगता है कि ये ऐड सिर्फ उसके लिए ही दिया जा रहा है। इसको कहते हैं सिंथेटिक पर्सनलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं कि जब एक टेलीविज़न एडवर्टाइजमेंट कहती है वी हैव गॉट द परफेक्ट सोल्यूशन फॉर यू, तो ये जो है ये सिंथेटिक पर्सनलाइजेशन का जो सेंस है उसको क्रिएट करती है, क्योंकि अगर हम कोई भी ऐड देखते हैं टीवी के ऊपर जिसमें हम ये देखते हैं वी हैव गॉट द परफेक्ट सोल्यूशन फॉर यू, हालांकि वो ऐड सिर्फ हमारे लिए तो नहीं चल रहा होता, बल्कि जो भी उस टीवी की ऑडियंस होती है, हर घर में टेलीविज़न होता है, तो जो भी उस ऐड की जो ऑडियंस होती है उसके अंदर ये सेंस ऑफ पर्सनल जो अटैचमेंट है, रिलेशनशिप है, वो पैदा हो जाता है, जिससे उसको लगता है कि ये ऐड सिर्फ उसके लिए ही चल रहा है। तो इस किस्म की जो रिलेशनशिप होता है उसको हम सिंथेटिक पर्सनलाइजेशन कहते हैं। अब स्टेजेस हैं सिंथेटिक पर्सनलाइजेशन की। फेरक्लो ने 3 स्टेजेस जो हैं वो सजेस्ट की हैं। सबसे पहले यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, जो एडवर्टाइजमेंट कंपनीज होती हैं जो टीवी के ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स चल रही होती हैं उसमें पर्सनल प्रोनाउन जो है वो यूज़ किया जाता है, जैसे आई, यू, वी, दे। इस टाइप के जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं ये पर्सनल कनेक्शन को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है केयरफुली सिलेक्ट वोकैबुलरी। जो सिंथेटिक पर्सनलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर जो वोकैबुलरी यूज़ की जाती है या चूज़ की जाती है वो केयरफुली सिलेक्ट की जाती है, और विजुअल्स भी यूज़ किए जाते हैं ताकि जो रीडर्स हैं या जो ऑडियंस है उसके साथ पर्सनल कनेक्शन क्रिएट किया जा सके। थर्ड है क्रिएट कंज्यूमर विलिंग।
तो अगर कोई एडवर्टाइजमेंट कंपनी एडवर्टाइजमेंट दे रही होती है या कोई ऐड चल रहा होता है तो उसको कंज्यूमर विलिंग भी क्रिएट करनी पड़ती है, ताकि वो जो ऑडियंस है या जो लिसनर है या जो देख रहा है उसके अंदर सेंस ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, जो लॉयल पेरिस का एड चलता है उसका जो स्लोगन है, बिकॉज यू वर्थ इट, दिस फेमस स्लोगन हेल्प्स कंस्ट्रक्ट द नैरेटिव दैट वुमेन्स वर्थ एंड हैप्पीनेस हैव a direct correlation to the beauty products they buy. It also uses the second person pronoun you to create the impression the reader being spoken to directly. This is sometimes referred to as direct address. इसमें direct address भी किया जाता है अगले बंदे को। जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं लॉरियल पेरिस के, तो जो वुमेन्स होती हैं वो जब वो ऐड देखती हैं तो उनके अंदर भी ये जो सेंस है वो पैदा होती है सिंथेटिक पर्सनलाइजेशन की। जो वुमेन्स हैं वो अपनी उनकी जो वर्थ है, उनकी जो हैप्पीनेस है वो उस चीज़ से रिलेटेड है, ब्यूटी प्रोडक्ट से जो कि वो ख़रीदती हैं। तो इस तरह से उसके अंदर जो डायरेक्ट एड्रेस है वुमेन्स के अंदर वो भी क्रिएट किया जाता है।